हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th बेटा, वेलकम टू द साइंस सेशन। बेटा अभी आपको क्या आपका UT1 कंप्लीट हो गया था, है ना। उसमें आपका चैप्टर 6 आया था। चैप्टर 7 ऑल्दो पढ़ाया गया था, लेकिन क्या है बेटा, CBSE ने आपका 30% सिलेबस क्या बेटा रिड्यूस कर दिया था। तो उसमें वो पूरा ही चैप्टर आपका कम्प्लीटली क्या डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे चैप्टर डिलीट हुए हैं, है ना। आइज़ वाला है एक चैप्टर, है ना, वो भी पूरा कम्प्लीटली डिलीट हो गया। कुछ टॉपिक्स हुए हैं, तो मैं आपको सिलेबस भी आपको बता दूंगा। आपको अगर वैसे तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है आपको CBSE का साइट से, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अब हम क्या बेटा हाफ ईयरली रिलेटेड आगे फर्दर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो आपका जो चैप्टर अब हम पढ़ेंगे आगे हाफ ईयरलीज़ में जो आएंगे, वो चैप्टर 8 होगा, है ना। चैप्टर 9 होगा, है ना। और चैप्टर 15 ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चैप्टर 8 तो पूरा ही है आपका सिलेबस में। चैप्टर 9 में भी एवोल्यूशन वाला पार्ट, हेरिडिटी और एवोल्यूशन में से वो डिलीट हो गया, है ना। और चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट, ये सब हम अभी पहले ये सारी चैप्टर बायोलॉजी वाले कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। उसके बाद फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपना NCERT बुक का चैप्टर नंबर 8 है जो आपका, है ना। तो क्या है चैप्टर का नाम, क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना। इस चैप्टर्स में का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, है ना। वो मतलब कैसे अपनी एक जनरेशन को आगे ले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले अगर देखें तो हमें ये पूछना पड़ता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या है बेटा, हमारी लाइफ प्रोसेस, बेसिक लाइफ प्रोसेस कौन सा है। जैसे न्यूट्रिशन, है ना, पोषण लेना होता है, रेस्पिरेशन सांस लेना ज़रूरी होता है, और एक्सक्रीशन, ये क्या हमारे लिए एसेंशियल्स लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़े थे हमने, प्रोसेस पढ़े थे, है ना। ठीक है। तो ये लाइफ प्रोसेस क्या बहुत ज़रूरी है, इनके बिना क्या हम ज़िंदा नहीं कर रह सकते, है ना। तो लेकिन रिप्रोडक्शन ऐसा नेसेसरी लाइफ प्रोसेस तो है नहीं, रिप्रोडक्शन भी क्या एक प्रोसेस ही है। तो लेकिन वो नेसेसरी नहीं है कि उसके बिना अगर हम उस प्रोडक्शन प्रोसेस को ना करें तो हम, ये नहीं कि हम मर जाएंगे, है ना, हम सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि नेसेसरी तो नहीं है ना, लेकिन क्या है फिर भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ऐसे बहुत से इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने ही जैसे और जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बेटा बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के करते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत लॉट्स ऑफ एनर्जी क्या हमारी स्पेंड होती है ना। लेकिन जब इतनी एनर्जी इसमें वेस्ट होती है इस प्रोसेस को फुलफ़िल करने में, तो फिर हम ये प्रोसेस करते क्यों हैं, है ना। तो इसका सिंपल से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और वो क्यों नेसेसरी होता है, ठीक है। तो जैसे हम देखें अब, तो क्या होता है कि अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म तो आपने देखा ही नहीं होगा, है ना, जो अपनी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का एक ऐसा हो और वो रिप्रोड्यूस भी ना करता हो, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। जब वो मर जाएगा तो वो स्पीशीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा अपनी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, है ना। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेटा क्या अभी तक हम हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर कोई स्पीशी एक बार बनी होती, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, तो हम उसकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं देख पाते, है ना। हमारे फादर लोग भी देखते हैं, उससे पहले वो कुछ ऐसे जानवर्स को देखते आए हैं, इंसानों को ही देखते हैं। इंसानों को एग्जांपल ले लो, है ना। तो ये स्पीशीज़ के लिए क्या, कंटिन्यूस के लिए क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा, न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करते हैं जो उनके जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं बेटा, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स। अब जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो क्या बिल्कुल दिखने में एक जैसा ही होता है ना। इस पैराग्राफ में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स हमें एक से क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका बॉडी डिज़ाइन क्या होता है बेटा, सिमिलर होता है, एक सा बॉडी डिज़ाइन होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, मोस्ट बेसिक लेवल पे देखा जाए उसका, तो क्या होता है, हमें बॉडी डिज़ाइंस का क्या ब्लूप्रिंट को बनाना होता है, ठीक है ना। बेसिक लेवल जो इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, वो क्या था, हमारा जो बॉडी डिज़ाइंस का होता है उसका नया ब्लूप्रिंट की कॉपी करना होता है। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर क्या होता है बेटा, इन्फॉर्मेशन को इनहेरिट करने की क्वालिटी होती है एक जनरेशन से, फ्रॉम पेरेंट्स से टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। कहाँ से, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन पे ले जाने के लिए किसकी फॉर्म में ले जाता है, वो डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के, है ना। तो डीएनए जो होते हैं सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, है ना, वो क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेटा, इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं, है ना। तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे तो क्या बेटा, उनका बॉडी डिज़ाइन भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो
बेसिक इवेंट जो रिप्रोडक्शन में होता है वो क्या होता है हमारा, एक तो क्रिएशन ऑफ डीएनए होता है, ठीक है ना। और जो सेल्स जैसे केमिकल रिएक्शंस इस्तेमाल करते हैं जो डीएनए की कॉपी को बनाने में, ठीक है ना। अब इसमें क्या डीएनए की 2 कॉपी बनती है, ठीक है ना। जो रिप्रोड्यूसिंग सेल बनता है उसके अंदर क्या 2 कॉपी बनती है, ठीक है ना। और फिर वो आगे जाके क्या बेटा सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं और 2 न्यू इंडिविजुअल्स में बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो एक कॉपी होती है, ओरिजिनल कॉपी होती है, वो तो ओरिजिनल सेल के पास रहती है। एक डीएनए की कॉपी तो ओरिजिनल सेल के पास रहेगी, है ना। लेकिन जो दूसरी कॉपी है वो क्या बेटा उसको ऐसी बॉडी के थ्रू क्या बाहर नहीं निकाल सकता वो अपने, है ना। क्योंकि बॉडी से अपने बाहर निकाल देगा वो सेल, तो क्या फिर वो सर्वाइव कैसे करेगी, है ना। तो उसके लिए क्या बेटा दूसरी बॉडी को क्या बेटा वो ऐसे जब तक वो उसको सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज़्म्स ना मिल जाए, है ना। तो जब तक क्या है वो उसके ओरिजिनल कॉपी तो दोनों सेल के अंदर रहती है। जब वो बाहर निकलती है दूसरी बॉडी, तो क्या है बेटा डीएनए जो कॉपी होकर क्या एक नया सेलुलर एपरेटिस बना लेता है। इसका क्या मतलब हुआ, एक नया एडिशनल सेलुलर एपरेटिस का क्या मतलब होता है, एक नया सेल बना लेता है, ठीक है। न्यू सेल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और जब नया सेल बन जाएगा तो उसमें दूसरी कॉपी क्या है उसके अंदर पूरी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस तरह से क्या है दूसरा अपने आप में एक नया सेल बन जाएगा और दोनों सेल फर्दरली क्या वो नए सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। वो सेल क्या है पर्टिकुलर फिर 2 इंडिविजुअल सेल्स में क्या होगा डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या डीएनए कॉपी होता है, उसकी एक कॉपी तो ओरिजिनल सेल में रहती है और जो पेरेंट सेल होता है उसके बाद न्यू डॉटर सेल में वो चली जाती है। तो ये जो सेल्स होते हैं बेटा, है ना, ये क्या दिखने में सिमिलर होते हैं, है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं क्या, नहीं, है ना। उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या बेटा वेरिएशन आ जाता है, ठीक है ना। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है बेटा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, ऐसे क्या होता है कि कॉपी जब डीएनए की कॉपी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाता है वेरिएशन आ जाता है, हर बार क्या कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। उसके कारण क्या आता है डीएनए की कॉपी क्या बेटा सिमिलर नहीं हो पाती है, आइडेंटिकल होती है लेकिन सिमिलर नहीं होती। ओरिजिनल की आइडेंटिकल दिखने में एक सी होती है, उसके अंदर क्या अगर वो वेरिएशन कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाए तो नया डीएनए क्या है बेटा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जो डीएनए कॉपी हुआ वो नया सेल क्या उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता, है ना। तो क्या वो सिंपली जो नया सेल है वो कभी कभी मर भी जाता है ना। और उसके अलावा अगर जब बेटा डीएनए इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ तो क्या वो कुछ देर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो सर्वाइव जो करेगा वो क्या लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। तो जो वेरिएशन आता है रिप्रोडक्शन के दौरान उसी से क्या है बेटा एवोल्यूशन बेसिस ऑफ एवोल्यूशन का पार्ट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन क्या वो हमारे सिलेबस में हटा दिया है ना। उसी ने क्या एवोल्यूशन को विस्तार से डेवलप करा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हमारा क्या है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये जो वेरिएशन होता है इसकी आखिरकार इम्पोर्टेंस क्या है ऐसी, है ना, ये इतना ज़रूरी क्यों है, अगर ये वेरिएशन ना हो तो क्या होता है। देखो बेटा जो पॉपुलेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, है ना, वो क्या होता है उनकी कुछ डेफिनेट प्लेस होती है इसमें, है ना। वो इस इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में उनकी एक पर्टिकुलर जगह होती है और नीचेस होते हैं। नीचेस का क्या मतलब होता है, ये वर्ड ध्यान से सुनो बेटा, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो अपने जो इन्वायरमेंट में जहाँ पे मिलती हैं उससे क्या वो घुल मिल जाती है, उस इन्वायरमेंट कंडीशंस को क्या अडेप्ट कर लेती है। तो वो क्या होता है मैच, नीचेस का क्या मतलब होता है बायोलॉजी में समझे तो मैच ऑफ स्पीशीज़ टू अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो इन्वायरमेंटल की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या वो स्पीशीज़ क्या अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं, ठीक है ना, इकोसिस्टम में, ठीक है। उसी के कारण क्या है वो रिप्रोड्यूस कर पाती है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा जो डीएनए जब क्या होता है हमारा कॉपी होता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो उसके क्या है उसके बॉडी के फीचर्स क्या ऑर्गेनिजम्स में क्या है उसके अंदर चले जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है इसके लिए क्या है रिप्रोडक्शन इज़ देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। तो उन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी के लिए क्या है ये बहुत ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब क्या है बेटा ये जो चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, है ना, अगर वेरिएशन ना आए इंडिविजुअल जब डीएनए कॉपी कर रहा होता है तो अगर उसके अंदर कुछ वेरिएशंस ना आए तो उसका क्या नुकसान होगा, है ना। तो आपने देखा होगा धरती पे क्या टेम्परेचर कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, पानी कहीं ज़्यादा होता है कहीं ज़्यादा होता है, कहीं अगर मीटोराइट हिट कर जाए प्रलय आ जाए, है ना, तो उससे क्या कुछ ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन क्या वो ख़त्म हो जाएगी, है ना, विलुप्त हो जाएगी एकदम से, है ना। वो पर्टिकुलर नीच जो गैप है इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्पीशीज़ का, वो क्या है बेटा अगर वो गैप स्पीशीज़ क्या ड्रास्टिकली चेंज हो जाए उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो क्या होगा वो कंप्लीट पॉपुलेशन वहाँ से वाइप्ड आउट हो जाएगी। जैसे डायनासोर एकदम से विलुप्त हो गए, है ना, कुछ एकदम से ऐसी घटना हो जाए, अगर वो अडेप्ट ना कर पाए तो क्या वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, है ना।
तो ये जो वेरिएशन होता है इंडिविजुअल्स में, है ना, ये क्या होना बहुत ज़रूरी होता है ना, जिससे क्या है उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अगर वो, आपने देखा होगा कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो थोड़े थोड़े कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है ना, कुछ चीज़ों के पंख निकलने लगते हैं जो उसके हिसाब से, जो हज़ारों सालों बाद क्या है, कुछ चीज़ों में बॉडी में स्ट्रक्चर्स में आपने एग्जांपल्स देखे होंगे जो क्या बॉडी में चेंज होती है। जैसे हमारी भी पूँछ हुआ करती थी, पूँछ गायब हो गई, हमने भी क्या सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करने लगे, ठीक है ना। उसी तरह से वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, एग्जाम्पल लें अगर हम, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो ही रहा है, तो जो बैक्टीरियाज़ हैं वो क्या बेटा मर जाएंगे, है ना, जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं वो क्या मर जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर उनमें कुछ वेरिएशन नहीं होगा तो जितने एक ही टाइप के बैक्टीरिया थे वो सारे क्या हीट को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और क्या वे बच नहीं पाएंगे, है ना, तो उनकी पॉपुलेशन पूरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज अगर उसमें वेरिएशन के कारण क्या है उनकी कुछ क्वालिटीज़ अलग होगी बॉडी की, वो हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं, तो क्या उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वेरिएशन क्या है बेटा इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्पीशीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही था कि जो वेरिएशन होता है वो होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारी क्या स्पीशीज़ को क्या है बेटा सर्वाइव होने में मदद मिलती है ना। जैसे अब गर्मी बढ़ती जा रही है तो कुछ चीज़ों को, जानवरों को क्या धूप सहने की आदत हो जानी चाहिए, है ना, ताकि ज़िंदा रहना है ना। तो इसका यही मतलब है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन का क्या मतलब है कि हमें जो हमारी स्पीशीज़ हैं उनको क्या है बेटा अडेप्ट करते रहना चाहिए इन्वायरमेंट की कंडीशन के साथ, ताकि उनका क्या बेटा वो इस प्रोसेस के थ्रू क्या कंटिन्यूसली बने रहें, वो इनकी प्रजाति क्या विलुप्त ना हो, ठीक है ना। तो ये पूरा इस चैप्टर में था, इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको इसका एंड में क्या पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं एक पीडीएफ की फॉर्म में विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।